बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह ओहम मीटर और ओहम मीटर के साथ एवोमीटर, ये दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओहम मीटर हमारे प्रीवियस टॉपिक का ही एक पार्ट है, सो इसको कवर करेंगे और साथ में आप देखेंगे कि एवोमीटर जो है ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, एक्सेप्ट फॉर के कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी तब्दीली हम देखेंगे। अलबत्ता हम एम्पेयर मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर, इनको यूनिफाई करके एक सिंगल आप कह लें कि डिवाइस बना दिया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया जाता है जिसकी मदद से आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं। सो आज की लर्निंग आउटकम्स भी कुछ इसी तरह से हैं कि हम पहले देंगे कि किस तरह से हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ओहम मीटर। सो अभी तक कल तक हमने ये सीखा कि गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में या फिर गैल्वेनोमीटर को अगर हमने कन्वर्ट करना हो इनटू वोल्ट मीटर तो हमें क्या चेंजेस करना पड़ती हैं। उसके बाद जी हमने देखा कि एक तो हम रिव्यू करेंगे ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर को, दूसरा ये कि ओहम मीटर क्या होता है, देन एवोमीटर होगा जी। एवोमीटर में प्राइमरीली हम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इसके ये जो तीन पार्ट्स हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, इनको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए। तो जी लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एम मीटर क्या होता है। एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट। और ये किस तरह से बनता है जी, मैं चाहूंगा कि कोई स्टूडेंट हमारे साथ बताएं। So, in order to make galvanometer a voltmeter, we need to connect a very high resistance in series with the galvanometer. ताकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल और करंट सर्किट का डिस्टर्ब ना हो और हम बगैर सर्किट के करंट को ड्रॉ किए हुए या एटलीस्ट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ना होने के बराबर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल करंट ड्रॉ करके हम सर्किट के वोल्टेज को मेजर कर सकें, सो दैट वी डू नॉट डिस्टर्ब the current of the circuit. So let us now come towards the last part of the conversion. जब जिसमें हम देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर को हम किस तरह से ओहम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा आपके पास ये गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट है। मीटर मूवमेंट गैल्वेनोमीटर का वो वाला सेगमेंट होता है जो कि एक्चुअली घूमता है, डिफ्लेक्ट करता है जैसे ही करंट अप्लाई किया जाता है। सो कौन सी चेंजेस की जाएंगी, ये दो टर्मिनल्स हैं आपके जहां पर आप कनेक्ट करेंगे। जाहिर है किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस अगर मेजर करनी है तो या कोई रेजिस्टेंस, जैसे हमने कार्बन रेजिस्टर्स पढ़े थे, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्ज करें हमने मेजर करनी है, सो दे विल बी कनेक्टेड अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। इसके अलावा भी आप कुछ देख रहे हैं। सो ओहम मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन ओहम्स। और इसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज अ सीरीज रेजिस्टेंस। यू कैन सी कि यहाँ पर एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये सीरीज रेजिस्टेंस के साथ एरो का निशान है। एरो का निशान इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस की कीमत हम तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि रियोस्टेट, रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते थे। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर नजर आ रही है एक पावर सप्लाई, एक बैटरी। एक तो मीटर मूवमेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक बैटरी भी कनेक्टेड है। ये बैटरी की जरूरत हमें क्यों पेश आती है? ये बैटरी के बगैर नहीं काम चल सकता, बस बाकी चीजें लगा दें तो बस काम चल जाए। एक्चुअली होता ये है कि हम अभी डायरेक्टली कोई सर्किट में होना हमारा जरूरी नहीं है। हम सर्किट में नहीं है, हम सिर्फ एक कंपोनेंट लगा रहे हैं जिसकी कोई रेजिस्टेंस है। अब इसमें से करंट पास करेगा तब ही जाके तो डिफ्लेक्शन होगी, तो इसलिए हमें एक पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस में से करंट अभी पास नहीं कर रहा, तो वी कांट मेजर इट विदाउट पैसेज ऑफ करंट। सो ये तीन कंपोनेंट्स हैं। अब आप देखें और समझें
कि किस तरह से मैं कन्वर्ट करूंगा गैल्वानोमीटर को इनटू एन ओम मीटर। तो मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर एक स्केल बना देता हूँ, जहाँ पर हम कैलिब्रेशंस करते हैं। कैलिब्रेशन करने का मतलब होता है ये स्केलिंग करना, यानी कि फर्ज करें मैंने गैल्वानोमीटर की मीटर मूवमेंट में से ये जी का निशान खत्म कर दिया है, और मैंने कहा है भाई अब इसका जो स्टिकर है ना उसको उतार देते हैं। और उसको उतारने के बाद मैंने ये मेरे पास ये चीजें हैं। अब मेरे पास जो अहम काम करने के लिए है वो है यहाँ पर इसको ओहम में कन्वर्ट करना, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजर करनी है ना, तो मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ। और ये इसका डायल है। इस डायल में फर्ज करें जी कि ये पॉइंटर है, इसका पॉइंटर की निब मैं बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले बेटा देखें स्टेप्स क्या हैं कन्वर्ट करने के। सबसे पहले आप शॉर्ट सर्किट करेंगे इन दोनों टर्मिनल्स को। शॉर्ट सर्किट करने से क्या मुराद है बेटा, फर्ज करें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं एक सीधी सीधी वायर है, उस वायर से इन दोनों टर्मिनल्स को जोड़ देता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है, ये रेजिस्टेंस जीरो है। शॉर्ट सर्किट मींस रेजिस्टेंस इज आर इज जीरो। कोई रुकावट नहीं है यार, सीधा सीधा करंट जो वो पास कर देगा। अच्छा, जब शॉर्ट सर्किट होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इज जीरो, तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि आपका गैल्वानोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डिफ्लेक्शन जो है वो पीछे हो सकता है कि करंट डिफ्लेक्ट करके यहाँ पर आ रहा है। आपका पॉइंटर हो सकता है, आपका पॉइंटर यहाँ पे हमने मार्क करना है कि रेजिस्टेंस की जो जीरो वैल्यू वाला पॉइंट है वो वाला। तो आप चाहते हैं कि इस कॉर्नर पे आप लिख दें कि R इज इक्वल टू जीरो, तो पॉइंटर को यहाँ पे होना चाहिए। इसी वजह से हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई है, ताकि हम मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए, अपने कैलिब्रेशन करने के लिए, अपने स्केल को बनाने के लिए हम क्या कर सकें, इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें। तो मैंने शॉर्ट सर्किट किया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि भाई रेजिस्टेंस जीरो है, तो रेजिस्टेंस जीरो वाला पॉइंट मैं ये सेट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंटर दाएं या बाएं कहीं हो सकता है। तो मैं चेंज करूंगा इसको जब तक कि मैं अपना पॉइंटर जो है वो इस पॉइंट तक लेकर नहीं आ जाता। जब मेरा पॉइंटर इधर आ जाएगा तो डिफ्लेक्शन पे ये वाला पॉइंट R इज इक्वल टू जीरो, पहला पॉइंट ले जी, मैंने पहला पॉइंट मार्क कर लिया। पहला वाला पॉइंट जो मार्क किया है वो है R इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो ओम आ गया बेटा। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओपन सर्किट द टर्मिनल सी एंड डी। ओपन सर्किट करने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगा। आप इसको तो भूल ही जाए ना, जो अभी आपको नीचे नजर आ रहा है। यानी मैं ओपन सर्किट, जैसे स्विच होता है ना बेटा, तो स्विच यहाँ पर ओपन है, सो आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ना भी शो करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मीन कि करंट के बहाव में रुकावट लामहदूद है, मैक्सिमम रुकावट है। सो जब मैं ओपन सर्किट करूंगा तो बेटा डिफ्लेक्शन नहीं होगी, और आपका जो पॉइंटर है इसको जीरो पर होना चाहिए। सो योर पॉइंटर शुड बी एट जीरो पॉइंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपका पॉइंटर जो है वो होगा यहाँ पर जीरो वाला। तो डिफ्लेक्शन ना होने का क्या मतलब है कि रुकावट जो है वो मैक्सिमम है, R इज इक्वल टू इंफिनिटी या R इज इक्वल टू मैक्सिमम। अच्छा जी, मेरे पास दो पॉइंट आ गए, दोनों एंड्स वाले पॉइंट्स। एक मेरे पास जीरो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट आ गया, एक मेरे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला पॉइंट आ गया। तीसरा स्टेप क्या करूंगा मैं, इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तीसरे स्टेप में मैं अब एक ऐसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। आई ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज प्रेजेंट। तो मैं अब एक ऐसी रेजिस्टेंस कनेक्ट करने जा रहा हूं जिसकी कीमत मुझे पहले से ही पता है। चलें फर्ज करें मैं बगैर चेंज किए हुए इसी को कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है और मुझे ऑलरेडी वैल्यू उसकी पता है, भाई इसकी वैल्यू जो है ना वो 3 ओहम है, 3 ओहम। तो अब क्या होगा जी, मेरे एंड्स तो सेट हो गए, लेकिन अब
जब मैं 3 ओम वाली रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, करंट पास करेगा तो मीटर मूवमेंट कोई डिफ्लेक्शन शो करेगा, इट विल शो सम डिफ्लेक्शन। एंड लेट मी से कि अगर तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रही है, लेट से कि डिफ्लेक्शन यहाँ तक हुई, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये है 3 ओहम वाला, दिस पॉइंट इज 3 ओहम। अब मैंने मार्किंग करनी थी, मैंने स्केलिंग करनी थी, मुझे पता चल गया कि ये वाला पॉइंट 3 ओहम है और मुझे ये भी पता है कि 0 वाला कौन सा पॉइंट है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि 0 और 3 के दरमियान में बराबर बराबर 3 पार्ट्स बना लूंगा, 1 2। अब आप देखें, ये 0 होगा, ये 1 होगा, दिस वन विल बी 2, दिस वन विल बी 3, नेक्स्ट वन विल बी 4। तो इक्वल इक्वल जो सेगमेंट्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके पास एक खास मैक्सिमम वैल्यू तक, 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक मेजर करने वाला ओहम मीटर बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ इन तीनों स्टेप्स को। मैंने सबसे पहले शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट सर्किट करने के बाद मैंने देखा कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आई, उसको एडजस्ट किया यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस, वेयर एज जब ओपन सर्किट करेंगे देन वी विल अचीव द मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो कि किसी डिफ्लेक्शन के ना होने की वजह से जाहिर होगी। थर्ड स्टेप में मैं एक ऐसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करूंगा जिसकी कीमत मुझे पहले से ही पता है, और उसके बाद 0 और उस रेजिस्टेंस के दरमियान में जो सेगमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। So let us move forward towards our last topic, that is एवोमीटर। एवोमीटर क्या है जी? एवोमीटर एक ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो कि करंट को एम्पेयर्स में, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में और रेजिस्टेंस को ओहम में मेजर करने की सलाहियत रखता है। यानी कि इसके अंदर तीनों ही मेजरिंग पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आप रेजिस्टेंस को, वोल्टेज को या इसके करंट को मेजर कर सकें। सो यू हैव ऑल थ्री प्रोविजंस एंड यू कैन सी द सर्किट डायग्राम which is taken from your textbook. सो कि इसमें रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट भी है, करंट मेजरिंग पार्ट भी है एंड वोल्टेज मेजरिंग पार्ट भी है। सो वी विल सी एवरीथिंग वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग एट कि कंस्ट्रक्शन में इसकी मीटर मूवमेंट है। मीटर मूवमेंट वही चीज है जी, गैल्वानोमीटर है। अभी आपको ये बात समझ आ चुकी है कि हम गैल्वानोमीटर को ही मॉडिफाई करके, चेंज करके, इसमें ही कुछ छोटी सी अमेंडमेंट्स करके हम इसको ओहम मीटर, वोल्ट मीटर और एम मीटर बना सकते हैं। तो देखें जी, मीटर मूवमेंट तो लाजमी है। ये देखें जी, ये आपकी मीटर मूवमेंट है। मीटर मूवमेंट के बाद जी फंक्शन स्विच है। अच्छा, फंक्शन स्विच ये स्विच है। इस स्विच के जरिए हम टॉगल कर सकते हैं, हम स्विच कर सकते हैं कि हम कौन से मेजरिंग सेगमेंट की तरफ आना चाहते हैं। आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं या आप X1 से कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज, अगर आप X2 से कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा करंट, और देन X3 के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, रेजिस्टेंस। जो भी चीज जहां पे आपने मेजरमेंट करनी, फर्ज करें ये दो टर्मिनल्स हैं बेटा आपके, एक X है और एक Y है, ये दो मेन टर्मिनल्स हैं। अंदर जो सेटअप है वो ये सेगमेंट्स हैं। These are two main terminals. So if I have to measure voltage, let's say, then I will connect a resistance across these two terminals. Then current will pass through कि अगर इसके across जाहिर है ये कोई सर्किट होगा, उस सर्किट के अंदर कोई वोल्टेज का सोर्स होगा। So whatever the setup is, you will see कि करंट पास करने के बाद यहाँ से वोल्टेज मेजरिंग पार्ट से गुजरते हुआ करंट जो वो आप मेजर कर सकेंगे इसकी डिफ्लेक्शन से। ओके, नेक्स्ट है जी, तीन मेजरिंग पार्ट्स हैं, करंट मेजरिंग पार्ट भी है, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट भी है, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट भी है। वन अनदर थिंग जिसकी वजह से हम ये बनाते हैं वो है रेंज सिलेक्टर। सो दो नई चीजें हैं, एक रेंज सिलेक्टर स्विच है और एक फंक्शन स्विच है। फंक्शन स्विच X1, X2, X3, इनका काम है कि आप स्विच करके कौन से वाला वेरिएबल जो है वो मेजर करना चाहते हैं, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस, इससे आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रेंज सिलेक्टर। तो रेंज सिलेक्टर में बेटा आप चूज करते हैं कि किस रेंज के अंदर आप वैल्यू मेजर करना चाहते हैं।
इसकी जरूरत क्यों पेश आती है वो मैं तज़किरा करता हूँ आगे। फिलहाल कंस्ट्रक्शन में ये मेन चीजें हैं। सो मैंने क्या किया, आप देखें सबसे पहले हम वोल्टेज मीटरिंग पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी के लिए आपका जो फंक्शन स्विच है, आपका फंक्शन स्विच जो है इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ x1। सो फंक्शन स्विच से मैंने सेलेक्ट कर लिया x1 को। सो अभी मैं किस मीटरिंग सर्किट में हूँ, आई एम इन वोल्टेज मीटरिंग सर्किट। सो वोल्टेज मीटरिंग सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें हैं यू कैन सी। ये x1 वही दो टर्मिनल्स मैं अगेन पॉइंट आउट करता हूँ, दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज x2। और इनके इनसाइड यू आर ऑब्जर्विंग a range selector switch, this is range selector switch। इस रेंज सिलेक्टर स्विच के जरिए मैं डिफरेंट रेंजेस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा आए देखें रेंज सिलेक्टर स्विच क्यों यूज किया या रेंज हम चेंज क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं अगर आपसे ये कहता हूँ ना कि जी आप ऐसा करें कि एक ये रोड का डिस्टेंस बता दें। मसलन आप बता दें कि मीनार पाकिस्तान सब ने देंगे, मीनार पाकिस्तान से लेकर ना आप जो मुस्तफ़ाबाद है वहां तक का फासला बताएं। तो आप फासला किस में लेंगे, मिलीमीटर में लेंगे या माइक्रोमीटर में लेंगे जी। आप फासला किस में लेंगे, किन यूनिट्स में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे, शाबाश, किलोमीटर में लेंगे या माइल्स में लेंगे, ठीक हो गया। यानी आपकी वैल्यू मेजरमेंट की बड़ी थी तो आपने बड़ी रेंज सेलेक्ट की। अच्छा एक और मिसाल लेते हैं। अब मैं कहता हूं कि भाई आप अपना जो टेबल है उसकी साइड का जो लेंथ है उसकी साइड की लेंथ मेजर करें, तो वो आप किससे करेंगे, टेबल तकरीबन किस में मेजर किया जाएगा। सेंटीमीटर में सर। जी शाबाश, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। अब मैं कहूँ कि भाई आप थिकनेस मालूम करें अपनी किताब के पेपर की या उसके फ्रंट पेज की, कार्ड की, तो वो थिकनेस कैसे मालूम करेंगे, किस में मालूम करेंगे, मिली में सर या मैक्रो में। ठीक हो गया। तो बेटा एक चीज आपको क्लियर है, वो ये क्लियर है कि देखें जब वैल्यू हम जो मेजर करना जा रहे हैं हमें अंदाजा होता है कि उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। अगर मेरे पास सेल ही एक लगा हुआ है, एक ऐसा सेल मौजूद है जिसके ऊपर लिखा ही 1.5 वोल्ट है, तो भाई इसको इतनी बड़ी रेंज में कैलकुलेट करना मुनासिब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैं कहूँ कि मैंने पेपर की थिकनेस मालूम करनी है और मैं किलोमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये मुनासिब नहीं है। वहां पर फिर इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लें 5 वाली को। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, एक माइक्रोवेव ओवन है या इसके अलावा एक ग्राइंडर है जिसके ऊपर लेट से लिखा हुआ है 120 वोल्ट, आल तो पाकिस्तान में 120 यूज तो नहीं होता, तो फर्ज करें 120 वोल्ट लिखा है, तो फिर 50 वाली रेंज जो है वो छोटी है, फिर हम ये वाली सिलेक्ट। सो इट मींस कि ये डिफरेंट रेंजेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम अपनी एक्यूरेसी ऑफ आंसर, प्रिसीजन जो है वो बढ़ा सकें। सो इन ऑर्डर टू कीप द वैल्यूज वेरी प्रिसाइज हम ये रेंज इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देखें जरा तरतीब क्या है, कोई नई चीज नहीं है, वही चीज है। आपको नजर आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये किस तरह से कनेक्टेड हुई है भाई, सीरीज में है या पैरेलल में है जी। गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ जो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये सीरीज में है या पैरेलल में है, सीरीज में सर। शाबाश वेरी गुड, ये सीरीज में है, बिल्कुल ठीक। सो ये सीरीज में है, देखें अगेन मीटर मूवमेंट के साथ ये सीरीज में कनेक्टेड है। सो करंट जो है वो यहाँ से पास करेगा और मीटर मूवमेंट डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड यू कैन मेजर द वोल्टेज। सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और डिफरेंट रेंजेस हैं। अच्छा अब ये भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि जिसकी रेंज ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी। इनमें से मुझे बताएं किसकी रेंज सबसे ज्यादा है, R4 वाले की या R1 वाले की। 4 की सर। जी शाबाश, तो रेंज भी सबसे ज्यादा किसकी है, 150 वाले की। सो इट मींस अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो हाई रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है उसकी रेजिस्टेंस भी इस तरतीब में बढ़ रही होगी। तो लॉजिकली अगर ये 5 वोल्ट की रेंज का है, ये 0 से 5 वोल्ट मेजर कर सकता है, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी
एज कंपेयर टू 150 वाले। जब इसको टॉगल करके हम यहाँ पर आ जाएंगे ना, इस तरतीब में कनेक्ट करेंगे, तो करंट फिर इस पाथ को फॉलो करके मूव करेगा, and then so on. So it means greater the resistance, greater will be the range of the voltmeter. So ये इसका छोटा सा पॉइंट था। बाकी तो ऑलरेडी आपको पता है that in order to convert a galvanometer into voltmeter, we need to connect a high resistance in series. रेंज के बारे में हमें पता चल गया जी। अब हम आगे चलते हैं एम मीटर में। अब हम आगे हैं X2 के साथ। तो आपका जो फंक्शन स्विच है, फंक्शन स्विच X2 से जुड़ गया है। इसका X2 से जुड़ जाना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप अभी करंट मेजरिंग पार्ट के साथ जुड़ गए हैं। सो नाउ यू आर कनेक्टेड विद द करंट मेजरिंग पार्ट। सो करंट मेजरिंग पार्ट के अंदर भी रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कब रेंज मैक्सिमम होगी, कब रेंज मिनिमम होगी। The resistance which is connected in parallel with the galvanometer is known as shunt resistance। और shunt resistance की वैल्यू क्या होनी चाहिए? It should be very low। लो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी लो होगी उतना ही आपकी रेंज ज्यादा होगी। सो अभी अगर आप देखें तो गैल्वानोमीटर के साथ यहाँ पर R4 ही कनेक्टेड है बेटा, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों इसके साथ सीरीज में है। लेकिन अगर आप देखें तो पैरेलल में सिर्फ कौन सी चीज है? पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर के साथ फिल वक्त R1 है। तो क्या होगा? करंट यहां से पास करेगा इधर और यहां से वापस, लेकिन पैरेलल में सिर्फ और सिर्फ कौन सी वाली रेजिस्टेंस आएगी? अभी R1। सो डिफरेंट रेंजेस कैसे अचीव की जाएंगी जी? देखते हैं जी। जितनी स्मॉलर रेजिस्टेंस होगी उतना ही ग्रेटर करंट मेजर करने की सलाहियत होगी। तो देखें बेटा, आप अगर इसको इस टर्मिनल पे जोड़ते हैं ना यहाँ पर, तो आपके पास अभी कितनी रेंज है? 500 की। वो इसलिए क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ R1 पैरेलल है टू गैल्वानोमीटर। सो अदर टू आर नॉट पैरेलल बट दे आर इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको टॉगल करूं स्विच को और इसको यहां से शिफ्ट कर दें लेट्स से ए वाले टर्मिनल पे, मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट पेन यूज करता हूँ। सो इफ आई शिफ्ट दिस टू दिस वन ए टर्मिनल, तो क्या होगा? ए वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करने की वजह से अब आप देखेंगे कि करंट का जो पाथ होगा वो कुछ यूं होगा। करंट यहां से फ्लो करेगा, ये गैल्वानोमीटर है, एक ये पाथ है, और दूसरा जो पैरेलल पाथ है वो ये वाला है। अच्छा बेटा, अगर आप नोट करें ना, तो अब तीनों की तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है। तो जब पैरेलल में रेजिस्टेंस की कीमत बढ़ जाएगी तो इसकी रेंज कम हो जाएगी, इसकी रेंज डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें याद है कि शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतना इसकी रेंज ग्रेटर होगी। तो अगर जितना रेजिस्टेंस की कीमत ग्रेटर हो गई है तो उसी के मुताबिक आपका जो मेजरिंग जो रेंज है वो भी स्मॉलर हो जाएगी। तो इसी वजह से अब देखें कि 5 वाले अभी इसकी रेंज बहुत कम है। 5 पहले कितनी थी जब यहाँ पर कनेक्टेड था? 500। इसी तरह से अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता across the other end, like if I have had connected it with the this terminal B terminal, तो बेटा मैं 50 वाली रेंज में होता। क्यों 50 वाली में? क्योंकि अभी सिर्फ R2 और R1 ही पैरेलल में है, ये इसके साथ सीरीज में। तो अभी रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में तो बढ़ गई है, इसलिए रेंज पहले से बढ़ गई है, पहले 5 से अब रेंज। सो होपफुली आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम वही बुनियादी असूल के ऊपर मेजर कर रहे हैं करंट को और उसकी डिफरेंट रेंजेस अचीव कर रहे हैं। ये जी ओहम मीटर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई नई बात होगी, क्योंकि ओहम मीटर हमने अभी बिल्कुल फ्रेश पढ़ा है एंड देयर इज नॉट दैट मच चेंज कि हम इसमें रेंज कैसे चेंज कर सकते हैं। The major thing is this series resistance, but to repeat, there is a power supply, meter movement है और सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। बाय
मूविंग द फंक्शन स्विच विद टुवर्ड्स x3, हम रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी अननोन रेजिस्टेंस होगी उस अननोन रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इन दोनों टर्मिनल्स x और y के अक्रॉस, एंड बाय कनेक्टिंग इट we will obtain a deflection. So ज्यादा रेंज के लिए आप सीरीज रेजिस्टेंस की कीमत बढ़ा देंगे, कम रेंज के लिए आप सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर देंगे। सो वही तीन चीजें हैं जी, वेरिएबल रेजिस्टेंस है सीरीज में, मीटर मूवमेंट है और पावर सप्लाई है। सो अब हम यहाँ पर लास्ट वाले सेक्शन में, लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, जिसमें वो कहता है डिजिटल मल्टीमीटर की बात करता है। सो ये दो टर्मिनल्स हैं। सो लाइक इफ आई कैन रिप्रेजेंट इट इज लाइक दिस वन इज x, दिस वन इज y। जनरली हम अभी तक जो बात किए हुए हैं ये एनालॉग था। एनालॉग ये नीडल वाला आपका मीटर होता है। ये इस्तेमाल होता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, वो अक्सर एनालॉग भी यूज होता है। डिजिटल जो है ये ज्यादा मुनासिब है। क्यों? क्योंकि डिजिटल वाला जो आपका, ये इसको मल्टीमीटर कहते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। इसके अंदर भी तीनों ऑप्शंस हैं। आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ओहम में आप करंट को मेजर कर सकते हैं, एम्पियर में, और आपको डिफरेंट रेंज वाले पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं। बाय rotating this switch, we can move to different range of values. सो ये तीनों चीजों को मेजर कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें पोलैरिटी और ह्यूमन एरर के जो चांसेस है ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है ना लाइक 12.3 वोल्ट। सो ह्यूमन एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, पोलैरिटी भी पता चल जाती है। अगर आपने सही कनेक्शन किया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो प्लस का साइन आएगा या कोई साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया ना, तो इन एनी केस यू हैव कनेक्टेड द ऑपोजिट टर्मिनल्स विद ईच अदर, then you will see that this meter will show a negative sign which will be indicating that you have connected the opposite terminals. units भी साथ ही आ जाते हैं, यानी कि कोई ह्यूमन एरर के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब मेरे जैसा एक बंदा हो, वो मेजर वोल्टेज कर रहा हो और आंसर के साथ ओहम लिख दे, ठीक है। So this is why which one is better जी, DMM और एवोमीटर? So obviously ये एनालॉग है। एनालॉग इस मीटर के मुकाबले में जो हमारा डिजिटल मीटर है ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। यहाँ पे आप देखें जी, आपको तीन लाइन नजर आ रही हैं, रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट भी है, करंट मेजरिंग पार्ट भी है, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट भी है। तो सिलेक्ट करना पड़ेगा वैसे ही फंक्शन स्विच से, फिर रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू मेजर द वोल्टेज इन the potential in volts, the current in amperes and resistance in ohm. जी फ्रेंड्स, तो अभी आज का जो मैसेज है दैट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। दिस इज फिफ्थ हैबिट ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और उनमें से एक बड़ी ही मजेदार टर्म है दैट इज एम्पथेटिक लिसनिंग। एम्पथेटिक लिसनिंग क्या कहते हैं? एम्पथी है क्या? एम्पथी एक ऐसी टर्म है दैट आई लव वेरी मच, और मैंने इस टर्म को सीखा था when I was a university student from one of my teachers. तो एम्पथी होती है कि आप अपनी जगह पर किसी दूसरे को रख के सोचें या देखें या समझें। सो दिस इज एम्पथेटिक एम्पथी। सो एम्पथेटिक लिसनिंग इन समथिंग लाइक दैट कि अगर कोई आपके पास परेशानी लेके आता है, आपका दोस्त है, आपका अजीज है, आपका कोई भाई है, तो आप बजाय इसके कि वो अपनी परेशानी बताए, तो आप अपनी परेशानी उसको रिप्लाई में बताना शुरू कर दें और ये साबित करना शुरू कर दें कि आप ज्यादा परेशान हैं उसके मुकाबले में। तो मेरे ख्याल से वो भी बुरा फील करेगा कि यार इसने मेरी बात तो सुनी नहीं। इससे बेहतर ये होता है कि जब आप इस तरह की कोई परेशान सिचुएशन में कोई आपका दोस्त हो, तो आप उसकी बात को पूरी तवज्जो के साथ सुनें और सिर्फ उसकी बात को रिफ्लेक्ट करें। यानी कोई अपनी कहानियां सुनाने की बजाय उसकी बात को रिफ्लेक्ट करें। मसलन वो कह रहा है कि यार मैं वहां गया और फिर वहां से मैं लेट्स से कि गिर गया, या पड़े, तो बजाय इसके कि आप कहेंगे अच्छा मैं भी गिरा था एक बार, तो आप उसको ये बताएंगे ओ अच्छा अच्छा ठीक है, हम्म।
ऐसे करके ना रिफ्लेक्ट करें उसकी बात को। वो अगर परेशान है तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी एक परेशानी का रिफ्लेक्शन, यानी उसको ये लगे कि यार ये बस सारी दुनिया को छोड़ के मेरी बात सुन रहा है। ये एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। और आपने देखा होगा एम्पैथेटिक लिसनिंग कभी आपने की है या किसी ने आपसे की है तो वो पर्सन आपको बहुत पसंद आता होगा। वो पर्सन को जब आप चाहेंगे कि उससे मिलते रहें, क्योंकि आप अपनी परेशानी का अहवाल उसे बताते हैं एंड यू फील कि आपने कैथारसिस कर लिया एंड यू फील इजी। सो today's message is seek first to understand and then to be understood। फिर एंड पे चाहे आप कुछ रिमार्क्स दे दें उसको, लेकिन ये है कि पहले सुनना जरूरी है। सो फर्स्ट लिसन एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन। सो आज का ये लेसन